इन्वेस्टमेंट क्या होता है? क्यों दुनिया के सबसे अमीर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं? इन्वेस्टमेंट करना हम सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। हेलो दोस्तों, आई एम फ्रॉम ट्रेडिंग ज्ञान। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। चलिए देखते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि महंगाई पर काबू पाना, धन संपत्ति बनाना, टैक्स बचत के लिए। कुछ इन्वेस्टमेंट हम प्लानिंग करते हैं जिसे गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग करना, घर खरीदने की प्लानिंग करना, कार खरीदने की प्लानिंग करना, वर्ल्ड टूर करने की प्लानिंग करना और बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए प्लानिंग करना। चलिए पहले हम समझते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है। बहुत से लोग अपने द्वारा किए गए सेविंग को ही इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं। जब हम अपने पैसे को ऐसी जगह पर रखते हैं जहां हमें रिटर्न बहुत ही कम मिलता है या तो ना के बराबर मिलता है, जैसे कि बैंक अकाउंट, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट में रखे हुए पैसे को एक तरह से सेविंग समझा जा सकता है। जबकि इन्वेस्टमेंट में हम ऐसी संपत्तियां खरीदते हैं जो कि समय के साथ वैल्यू में बढ़ोतरी करने की क्षमता रखती है, जैसे कि सोना चांदी, स्टॉक्स, जमीन जायदाद। चलिए देखते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट के मध्य कुछ महत्वपूर्ण अंतर क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि सेविंग बहुत ही कम समय के लिए होता है, जबकि इन्वेस्टमेंट कम से कम 5 से 10 वर्षों के लिए होता ही है। सेविंग का आमतौर पर मतलब यह है कि यह तब उपलब्ध होना चाहिए जब हमें इसकी आवश्यकता होती है और इसमें पैसे खोने का जोखिम कम होता है। जबकि इन्वेस्टमेंट एक लंबी अवधि के लिए होता है, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, घर खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए। सेविंग में हमें मूलधन पर एक तय दर से ब्याज मिलता है, जो कि आज के समय में 3.5% के आसपास है, और ये ब्याज दर बैंक अपने हिसाब से तय करते हैं। जबकि इन्वेस्टमेंट में हमें इससे कहीं अधिक लाभ मिलने की क्षमता होती है। सेविंग में बहुत ही कम जोखिम होता है, साथ ही रिटर्न की संभावना भी बहुत कम ही होती है। इन्वेस्टमेंट में हमें ज़्यादा जोखिम होता है और साथ ही रिटर्न की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है। सेविंग से बढ़ती हुई महंगाई को मात नहीं दिया जा सकता है, जबकि इन्वेस्टमेंट के द्वारा लंबी अवधि में बढ़ती हुई महंगाई को मात दिया जा सकता है, जो कि हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। माना हमारे पास दो व्यक्ति हैं, ए और बी। व्यक्ति ए ने 1,000 रुपये 30 सालों के लिए बैंक के सेविंग अकाउंट में जमा किया, जहां पर उसे 3.5% की दर से ब्याज मिला। जबकि व्यक्ति बी ने 1,000 रुपये को 30 सालों के लिए 10% की ब्याज दर से निवेश कर दिया, जो कि 30 सालों के बाद व्यक्ति ए के पास लगभग 2,806 रुपये होते हैं, जबकि व्यक्ति बी के पास 17,449 रुपये हो जाते हैं, जो कि आप सभी चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है, जिसे सरल शब्दों में महंगाई बोलते हैं। हम इन्वेस्टमेंट की मदद से बढ़ती हुई महंगाई पर काबू कैसे पा सकते हैं। इन्फ्लेशन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में समय के साथ विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाली एक सामान्य बढ़ोतरी को कहा जाता है, जो कि आप चार्ट में 2001 से 2020 तक का डेटा देख सकते हैं। अगर हम सिर्फ 2001 से 2020 तक की महंगाई के प्रतिशत का सम करें तो अब तक 126.63% महंगाई में बढ़ोतरी दिखाई देती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास 2020 में 100 रुपये हैं तो 2020 में महंगाई 6.62% की दर से है, तो आपके 100 रुपये की खरीद की क्षमता 2021 में सिर्फ 93.37 रुपये के बराबर रह जाएगी। क्या होगा अगर हम सेविंग से महंगाई को मात देने की कोशिश करें। तो मान लीजिए हमारे पास 2020 में 100 रुपये हमारे बैंक के सेविंग अकाउंट में है, जिस पर हमें 3.5% की दर से 3.5 रुपये का ब्याज मिलेगा, लेकिन 2020 में महंगाई की दर 6.623% होने के वजह से 6.623 रुपये महंगाई में बढ़ोतरी होगी, जो कि सेविंग पर मिलने वाले ब्याज से कहीं ज़्यादा है, जिस पर हम सेविंग के द्वारा महंगाई को हमेशा मात नहीं दे पाएंगे, जबकि इन्वेस्टमेंट से हम लंबे अवधि में महंगाई को मात दे सकते हैं, जो कि हम एक रिसर्च से समझ सकते हैं। अगर हमारे पास 1 लाख रुपए
1984 में होता तो उसकी खरीद की क्षमता 2016 में सिर्फ 7,451 रुपये के बराबर होती। चलिए देखते हैं इन्वेस्टमेंट हमारे वेल्थ क्रिएशन में कैसे सहायता कर सकता है। माना दो व्यक्ति ए और बी थे, जिसमें व्यक्ति ए ने 2001 में एक बुलेट बाइक खरीदी जिसकी कीमत लगभग 55,000 रुपये थी, और व्यक्ति बी ने लगभग उतने ही पैसे बुलेट बनाने वाली कंपनी आयशर मोटर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। तो 20 साल बाद हम देखें तो व्यक्ति ए के बाइक की कीमत लगभग 0 हो जाएगी, जबकि व्यक्ति बी के द्वारा खरीदे गए स्टॉक्स की कीमत लगभग 5.4 करोड़ रुपए के बराबर हो जाएगी। चलिए हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट के द्वारा हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप 10,000 रुपये प्रति माह की बचत करके कार खरीदने की योजना बनाते हैं, तो आप 5 सालों में 6 लाख रुपए की बचत कर पाएंगे। लेकिन आप उन्हीं पैसों को 10% की दर से निवेश करते हैं तो आप 5 सालों में लगभग 7,32,612 रुपये बचत कर पाएंगे, जो कि आप इंडेक्स में देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इन्वेस्टमेंट हमारे रिटायरमेंट प्लानिंग में कैसे मदद कर सकता है। मान लीजिए रमेश और सुरेश दो व्यक्ति हैं। दोनों की सैलरी 2011 में 3,60,000 रुपये है और दोनों को हर साल 10% का वेतन वृद्धि मिलता है। दोनों एक साल में अपने वेतन का 70% खर्च कर देते हैं, जिसमें से रमेश ने अपने वेतन के 30% भाग को रिटायरमेंट के लिए सेव किया, जबकि सुरेश ने अपने वेतन के 30% भाग को 10% की दर पर निवेश करा। तो 10 साल बाद रमेश की रिटायरमेंट पर उसके पास सिर्फ 17,21,240 रुपये हुए, जबकि सुरेश के पास लगभग 28,68,106 रुपये हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार के निवेश जैसे कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, फिक्स डिपॉजिट, प्रोविडेंट फंड्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, कमोडिटी लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, जो कि हम अपने अगले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। डाउनसाइड ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिस्क ऑफ लूजिंग योर कैपिटल, रिक्वायर्ड इन्वेस्टिंग नॉलेज। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।